नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें कि हम एक काफी क्रूशियल मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। ये एक बीमारी हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो देश है वो फेस कर रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलाइट्स, माओवादी। तो जो ये नक्सल की जो प्रॉब्लम है, ये काफी सीरियस इशू है हमारे सामने। स्पेशली छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है, वहां पे तो ये समस्या एक बहुत ही सीरियस इशू है। इसके अलावा भी जो ईस्टर्न बेल्ट है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, वहां पे ये नक्सलवाद अपने को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, एंड इसके साथ साथ साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहां पे अपने को ये नक्सलवाद देखने को मिलता है। पर छत्तीसगढ़ में लाइक बस्तर एंड उसके आसपास के इलाके में तो इसने बहुत ज्यादा कहर अपना बनाया रखा था पहले। अब हालांकि थोड़ा कम हो गया है, बट स्टिल अभी भी अपने को देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर में हम इसी विषय पे काफी अच्छे से चर्चा करेंगे। एंड हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, या जो मेरा हमारा मेन फोकस होगा, दैट विल बी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एंड गवर्नेंस। क्योंकि जब जहाँ पे नक्सलवादी की बात आ जाती है, जहाँ पे भी नक्सल लाइक जो माओवादी हैं वो पिक्चर में आ जाते हैं, तो वहां पे गवर्नेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। क्योंकि गवर्नेंस का मतलब क्या है? गवर्नेंस का मतलब है एक्सरसाइजिंग पावर्स। आज जो भी सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास पावर है ना। पावर पावर टू इम्पोज लॉ ऑन पीपल, उनके पास पावर है। तो दे कैन एक्सरसाइज पावर। अब एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे कि लोग आपको सुनने को ही तैयार नहीं है, वो आपकी बात मानने को ही नहीं तैयार है, तो आप उन पे पावर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो। और वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट, एक दिक्कत शुरू हो जाएगी। नक्सल के सिनेरियो में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो माओवादी हैं वो किसी की सुनने की तैयारी नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम खुद राज करेंगे। हम किसी ना तो किसी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ना किसी सरकार को फॉलो करेंगे, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। क्योंकि ये एक हमारा लाइक इट्स अवर ड्यूटी। लाइक वी आर इन डेमोक्रेसी, इट्स अवर लाइक अ फंडामेंटल ड्यूटी टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, टू फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर। और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, तो लाइक देन वी विल बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट इज द नॉर्मल फ्रेमवर्क। बट ये जो माओवादी हैं, ये उस एक माइंडसेट में आ गए हैं। उनको इतना ज्यादा क्या कहते हैं, लोगों ने ट्रेन कर दिया, जो भी उनके आका हैं। उन्होंने माओवादियां, पहले तो माओवादियों को ट्रेन कर करके उनको बनाया, एक फौज खड़ी करी नक्सलवाद की, नक्सलाइट्स की। एंड वो फौज का माइंडसेट ऐसा है कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो युद्ध स्तर पे आ गए हैं। वो दिन दहाड़े वायलेंस कर रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं। हत्या भी एकदम खतरनाक, मतलब बहुत ही क्रूर तरीके से। मतलब वो टुकड़ों में काट काट के, जिसे कहते हैं ना, जो उनका खून होता है उसको वो कहते हैं कि रेड कुछ क्रांति, रेड रेवोल्यूशन, है ना। लाइक दे आर इंस्पायर्ड बाय चाइना। तो जहां जहां भी हम कम्युनिस्ट की बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं, तो चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, कंबोडिया, है ना, ये सारी कंट्रीज हैं। तो वहां से ही ये इंस्पायर्ड है आपका माओविस्ट मूवमेंट। तो ये जो लोग हैं, ये मतलब दिन दहाड़े कोई लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना भेड़िए, आप ये मान के चलो कि वाइल्ड एनिमल। अब अगर शेर अगर आ जाता है, तो शेर को समझ ही नहीं है, वो तो सीधा अटैक करेगा। शेर तो अटैक करेगा, सीधा का सीधा अटैक करेगा वो तो। इसी तरीके से ये माओवादी हैं। वो क्या कहते हैं कि जंगलों में रहते हैं, एंड वो क्या कहते हैं कि वो धावा बोल देते हैं। वो जो भी ट्राइबल विलेजेस हैं, वहां पे धावा बोल बोल के वहां के लोगों को, मतलब खुलेआम वायलेंस, मारकाट वो कर रहे हैं। दैट इज वेरी कंसर्निंग। एंड यहीं पे एक डिबेट अराइज होता है कि जो स्टेट है, स्टेट में चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री, जिसके ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, चाहे आप उसकी बात कर लो, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो, ये सब लोग फेल हो गए टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन द
टू एंश्योर सिक्योरिटी, टू एंश्योर सेफ्टी। आज हम लोग हमारे सरकार पे यकीन रखते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर पे यकीन रखते हैं, जिसकी वजह से कोई अ, हम पे उतने बड़े लेवल पे कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है। अब उन लोगों को आप इमेजिन करो कि वहां पे ये जो भी नक्सल्स हैं भेड़िए के रूप में, क्योंकि ये भी जानवर ही है ना, उनका उनका माइंडसेट जानवर वाला है। उनको ना उनका कोई धर्म है, ना कोई उनका कोई है सोचने का। वो सीधे के सीधे जानवर बन गए हैं। मतलब उनका तो बस एक, उनकी प्रोग्रामिंग ऐसे कर दी गई है कि भाई सामने जो भी दिखे उसको आप बस मार काट डालो। वो हमारा दुश्मन है, हमको कब्जा करना है, तो कब्जा करने के लिए वो मार काट कर रहे हैं, वायलेंस। इसकी आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको देखने को मिलेगा ना ये जिस लेवल पे ये लोग वायलेंस करते हैं। तो ऐसे जो भेड़िए घूम रहे हैं, जो वाइल्ड ह्यूमन बींग्स, दे आर लाइक इक्विवेलेंट टू एनिमल्स। अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारा क्या कहते हैं मिलिट्री फोर्सेस को भी वो चकमा दे देते हैं। अगर आप पिछले 50 साल का डेटा उठा के देखो तो यू विल सी कि कितने सारे सोल्जर्स, एक तो स्टैटिस्टिक्स ये भी है कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो भी वॉर हुआ था 1970s में, उसमें जितने सोल्जर्स शहीद हुए थे, अराउंड 8,000, उससे ज्यादा, उससे दो गुने, 15,000 से ज्यादा हमारे वीर जवानों ने अपना वो शहीद हो गए इन फाइटिंग अगेंस्ट दीज वाइल्ड एनिमल्स। इनको तो मैं वाइल्ड एनिमल्स ही कहूंगा ना, क्योंकि इनका ना कोई धर्म है, ना इनके इनके अंदर कोई समझ है। ये मारकाट करने की फिलॉसफी में यकीन रखते हैं, तो इनके लिए ह्यूमन राइट्स का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिबेट यही है। एक तो डिबेट है कि ह्यूमन राइट्स का, देखो बात ऐसी है ना कि किसी भी, ना कोई पुलिस ऑफिसर को, ना किसी इंसान को, ना किसी सिटीजन को लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की जिम्मेदारी है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने यही है कि इंडिया का जो भी जुडिशियरी है, जो भी हमारा लॉ है, वो ये कहता है कि अगर कोई किसी पे आरोप है, मान के चलो कोई क्राइम हुआ, एक क्राइम हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, है ना। अब उस इंसिडेंट में कोई एक आरोपी है, उसने किसी का मर्डर कर दिया। अब ना तो पुलिस के पास अधिकार है कि वो इसका एनकाउंटर कर दे, ना किसी सिटीजन पे अधिकार है उसके पास कि वो उसका फिर से उसको मार दे या उसको हानि पहुंचाए। वो अधिकार कोर्ट के पास है। कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो फाइनल फैसला होगा। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो ये कहता है कि कोई अगर आरोपी है तो एक लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करेंगे। जब तक वो कोर्ट में आरोपी सिद्ध नहीं होता है, जब तक वो गिल्टी नहीं साबित होता है, तब तक वो इनोसेंट है। तो वो सेम लॉ माओवादियों के लिए भी एप्लीकेबल है। चाहे माओवादी आज कितनी ही वो मारकाट कर ले, कितनी वायलेंस कर ले, दिन दहाड़े वो लोगों की हत्या कर दे, और वो भी एक दो नहीं, पूरे के पूरे गांव को जला दे, पूरे के पूरे गांव के लोगों को मार दे इतने बड़े लेवल पे, दे आर द रियल टेररिस्ट। दे आर लाइक अ वेरी क्रूअल टेररिस्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया का लीगल सिस्टम है वो उनके लिए एप्लीकेबल है। अब हमारा जो लीगल सिस्टम है वो ये कहता है कि ये जितने भी माओवादी हैं, हम पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि उनका आप एनकाउंटर कर दो, नहीं तो आप ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हो। लेट कोर्ट डिसाइड व्हाट टू डू विद देम। तो यही बात हो गई कि आप मान के चलो कि आप रोड पे चल रहे हो और किसी शेर ने आप पे अटैक कर दिया, किसी शेर ने आप पे अटैक कर दिया। अब आप सेल्फ डिफेंस पे तो आप काउंटर अटैक करोगे, हो सकता है आप उसकी जान भी ले लोगे, क्योंकि वहां पे तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है ना, क्योंकि शेर को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो आपको खाने में वो इंटरेस्टेड है। तो बचने का एक ही तरीका है भाई, या तो खुद मारो या उसको मारो, वही तरीका है। अब अगर हम शेर को मार देंगे तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो भी लीगल एक्ट्स हैं, वहां पे सेल्फ डिफेंस में अगर हम किसी भी एनिमल को इंजर करते हैं या उसकी जान भी ले लेते हैं तो वी आर सेफ। ये हमारा लीगल सिस्टम ये हमको एक इम्यूनिटी देता है कि अगर हमने हमारी सेल्फ डिफेंस में किसी जानवर की हत्या कर दी, वो तो भाई बात सही बात है ना, क्योंकि भाई एक जंगली कोई भी एक एनिमल अगर हम पे अटैक कर दे, अगर हम काउंटर अटैक नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो राइट टू लाइफ है वो वायलेट हो जाएगा ना। क्योंकि राइट टू लाइफ तो ह्यूमन राइट है, ये तो फंडामेंटल राइट से भी ऊपर की बात है ना, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस। हर एक ह्यूमन बीइंग के पास जीने का अधिकार है। इसकी मजाल की कोई उसको अटैक कर दे वो चुपचाप बैठा रहे, ये तो नई बात बनेगी ना। हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को अपना जीवन बचाने का अधिकार है। अगर किसी पे अटैक हो रहा है
तो उसको तो काउंटर अटैक करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो बच नहीं पाएगा ना। तो यहाँ पे यही दिक्कत है कि अब जैसे जो नक्सलाइट्स हैं वो तो भेड़िए हैं, वो तो जंगली जानवर हैं। तो अब वहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो बस्तर हो गए या जो रिमोट, जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है ना, जो भी रिमोट एरियाज हैं, वहाँ के लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया है माओवादियों का, क्योंकि वो पता नहीं किस रात को वो लोग आ जाएं एंड पूरा तबाह कर दें। तबाह भी मतलब जान लेके, पूरे के पूरे गांव के लोगों की जान लेके इतने बड़े लेवल पे वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो उनके बस एक ही बचाव है, सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को एक्यूप करना, कुछ वेपन्स अपने साथ इकट्ठा करना, एंड अगर कोई उन पे अटैक होता है तो उनको काउंटर डिफेंस में माओवादियों को खत्म करना। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया ना, क्योंकि ये जो भी प्रोटेक्शन का काम है वो तो हमारा क्या कहते हैं, पुलिस या मिलिट्री का है ना, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी उतने सक्सेसफुल हो नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा एक डिबेट बन के आता है कि ह्यूमन राइट वर्सेस द लीगल सिस्टम। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे गवर्नेंस का भी है कि गवर्नेंस आखिरकार ये फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि वी आर इंडिपेंडेंट, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। क्या हमारी सरकारों में इतनी पावर नहीं है कि हम एक लिमिट, लाइक एक लिमिटेड नंबर ऑफ माओवादियों को डील नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आज इंटेलिजेंस में इतनी पावर है कि हम बहुत आसानी से सबको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग मच हार्म। क्योंकि देखो सबसे बड़ा यहाँ पे जो लूप होल है वो यही है कि, सबसे बड़ा लूप होल वो ये है कि आज क्या कहते हैं कि जो नक्सलाइट्स हैं, जो माओवादी हैं, उनके पास इतना सारा फंडिंग और उतना सारा पैसा और इतना सारा वेपन जा कहाँ से रहा है? क्योंकि वो तो एकदम अनपढ़ गवार, क्या कहते हैं वो लोग, गांव के लोग हैं। गांव मतलब वो एकदम जंगली, वो एकदम अनपढ़ गवार जंगली है। कौन तो उनको ट्रेन कर रहा है और कौन उनको वेपन चलाना सिखा रहा है? वहां पे जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उसको फंड कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात है कि वहां पे वेपन्स कैसे पहुंच रहे हैं? क्या हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, होम मिनिस्ट्री है, क्या वो इतनी इनकम्पिटेंट है कि वो उसको इंटेलिजेंस के थ्रू ट्रैक कर सके जड़ से, वो जो भी नेटवर्क है उसको उखाड़ सके? बिल्कुल, ये बहुत एक दिन का काम है, ये तो बहुत इजीली ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे फिर पावर पॉलिटिक्स की बात आ जाती है। जैसे चाइना, अब ये कहा जाता है कि चाइना का काफी कंट्रीज में इन्फ्लुएंस है। जैसे श्रीलंका में हमने देखा, बांग्लादेश में देखा, वैसे इंडिया में भी अपने को इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऐसी हरकतों से। और अगर हम और पुरानी बात करें, चलो चाइना तो अभी पिक्चर में आया है 10-20 साल से, पर जब से भारत आजाद हुआ है उसके 10-20 साल के बाद से ये नक्सलाइट की प्रॉब्लम चालू हो गई। एंड ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ना तो तब की सरकारें कुछ कर पाई, ना अब की सरकारें कुछ कर पा रही है। तो ये सब भी एक बहुत बड़ा हमारे सामने प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा कैसे संभव है कि उनके पास वेपन्स कैसे जा रहे हैं, कौन उनको ट्रेन कर रहा है? बहुत इजीली अगर आपने वो ट्रेनिंग कैंप्स को बंद कर दिया, हो क्या रहा है कि ये जो भी नक्सलाइट्स हैं ये गांव में अटैक करते हैं एंड लोगों को बंदी बना लेते हैं एंड उनको वो अपने मूवमेंट में जोड़ देते हैं। ऐसे करते करते वो अपनी सेना बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरीके का सिविल वॉर है, एक तरीके का अलग प्रकार का सिविल वॉर है, जहाँ पे कि एक आम आदमी एक नक्सलाइट के साथ वो लड़ाई करेगा। तो यहाँ पे फिर उस आम आदमी को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मिलिट्री उसको बचा नहीं पा रही है ह्यूमन राइट्स के चलते, तो अब आम आदमी को वेपन्स देने पड़ेंगे ना सेल्फ डिफेंस के लिए, नहीं तो वो जो भेड़िए हैं ये अटैक कर देंगे। तो यही सब अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर में दो मेन थीम होगा हमारा। पहला थीम ये होगा कि द रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग सिविलियंस एंड प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। अब वहां पे क्या है ना, जो नक्सलाइट्स हैं वो तो सरकारों को मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो वहां पे जो भी लाइक चुनाव होते हैं वो चुनाव होने ही नहीं देते हैं। कोई अगर कैंडिडेट वहां पे अपनी पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है उसको खत्म कर दिया जाता है, या फिर उसको अपनी पावर को एक्सरसाइज करने नहीं देते हैं। इतना उनका इन्फ्लुएंस है वहां पे। तो यहाँ पे स्टेट का क्या रोल है इन इंश्योरिंग द सिक्योरिटी, द सेफ्टी एंड द एक्सरसाइजिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये एक बहुत बड़ा थीम हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट थीम। तो यही हमारा इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव होगा।
एंड यूपीएससी में डेफिनेटली ये एक बहुत रिलेवेंट कंसेप्ट है। यूपीएससी के लिए इट्स अ वेरी रिलेवेंट कंसेप्ट, क्योंकि यूपीएससी में ये जो नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम है ये जरूर पूछी जाती है, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस इशू फेस्ड बाय द कंट्री। तो वही अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो मेन थीम है वो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एंड गवर्नेंस, द नक्सल चैलेंज। तो ये एक मॉडल क्वेश्चन भी है विच इज रिलेटेड टू द लेक्चर। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द स्टेट इन प्रोटेक्टिंग सिविलियंस एंड प्रमोटिंग देयर पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन कॉन्फ्लिक्ट affected areas with specific reference to the Naxalite affected regions। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्टली यूपीएससी जो आप क्या कहते हैं एग्जाम में जो आंसर लिखोगे, मैं थोड़ा ज्यादा इसको इलोबरेट करूंगा क्योंकि आपको समझना है। क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपके पास मात्र एक आंसर को लिखने के लिए 6 से 7 मिनट होंगे। हम यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हमारा जो भी डिस्कशन होगा इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस क्वेश्चन, इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आपको क्या फायदा मिलेगा ये लेक्चर अटेंड करने का? आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, सब्सटेंस मिलेगा आपको। वी विल बी एनालाइजिंग द रियल वर्ल्ड सिनेरियो सिचुएशन, द ग्राउंड सिचुएशन। आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है। उन पॉइंट्स को आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो अपनी तरीके से। दैट बेनिफिट यू विल गेट। बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा डिकोड करें तो इस क्वेश्चन में दो मेन एलिमेंट्स हैं। द नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। ये जो नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया है ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे सीरियस प्रॉब्लम तो ये है ना कि कितने मासूमों की ये जान ले रहा है। बहुत बड़े लेवल पे किलिंग हो रही है, लोगों के गांव सब कुछ ये लोग कब्जा कर रहे हैं। ये अपना खुद का सरकार बना रहे हैं, अपनी खुद की ये कंट्री बना रहे हैं। जो नक्सलाइट्स हैं उनका क्या माइंडसेट है कि उनका खुद का कंट्री ऑफ, सो दे आर ऑफ दैट माइंडसेट। तो इसमें दो पहलू हैं जो अपने को डिस्कस करना है। तो जो ये नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया है उसकी वजह से दो हमारे सामने चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो स्टेट्स एबिलिटी, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट सिविलियंस। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जो नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट है इट इज कॉजिंग लाइक लॉट ऑफ हार्म टू द पीपल। एंड वहां पे जो सरकार की कैपेबिलिटी है, जो सरकार की एबिलिटी है, द स्टेट एबिलिटी, वो क्वेश्चन, वो एक रडार में आ गया, क्वेश्चन मार्क उस पर लग गया कि भाई हम लोग जो विलेजर्स हैं, जो भारत के विलेजर्स हैं, उनको हम बचा ही नहीं पा रहे हैं इन माओवादियों से। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड दूसरा एक इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है, ensuring the participation of civilians डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि इतना डर क्रिएट हो गया है, जो ये माओवादी हैं इन्होंने इतना क्या कहते हैं डर क्रिएट कर दिया कि आप जो सिविलियंस हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहे हैं, ना तो कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है वहां पे, बिकॉज ऑफ द फियर। एंड ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना सरकार के सामने या एक हमारे सामने, कि अगर वहां पे लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फिर जो माओ सपोर्टर्स हैं वही लीडर्स बनेंगे। अब आप इमेजिन करो कि अगर माओ सपोर्टर्स लीडर्स बन गए वहां पे, वही अगर वहां पे इलेक्शन जीत गए तो वो फिर अपने हिसाब से पूरा सिस्टम वो क्या कहते हैं ना हाईजैक कर लेंगे एंड बड़े लेवल पे फिर वो तबाही करेंगे। तो ऐसी चीजें भी वहां देखने को मिल रही है। तो ये दो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। अगर हम माओविस्ट इंसर्जेंसी की बात करें तो माओविस्ट इंसर्जेंसी का मतलब ये है कि जो माओवादी हैं उनका जो विचारधारा, उनका जो माइंडसेट है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वायलेंस एंड डिसरप्शन, दे बिलीव इन वायलेंस एंड डिसरप्शन। ये जो लोग हैं, इस विचारधारा वाले लोग, ये छीनने में यकीन रखते हैं। इनका ये माइंडसेट है कि छीन लो। तो ये मतलब जानवर के समान वाले हैं इनका माइंडसेट। जैसे जानवर क्या है, जानवर को के अंदर विवेक तो होता नहीं है, वो छीनता है, वो झपटा मारता है। उसको कुछ दिखा, उसको खाना दिखा, वो छीनता है, झपटा मारता है। तो ये भी ऐसे लोग हैं और ये हानि भी पहुंचाने में यकीन रखते हैं। हानि इस लेवल की हानि की सीधा ये हत्या करते हैं बड़े लेवल पे, उठा उठा के मारना, और हत्या भी एकदम क्रूर हत्या, लाइक काटना।
तो इस विचारधारा वाले लोग ने ये माविस्ट इंसर्जेंसी, जो नक्सलाइट्स। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वायलेंस एंड डिसरप्शन। एंड ये जो माविस्ट इंसर्जेंसी है, इट हैज क्रिएटेड अ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। अब वहां पे जो भी नेशनल सिक्योरिटी है वो इतना इजी नहीं है। एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि जैसे जो जम्मू और कश्मीर है, लाइक एलओसी, या कश्मीर में भी देखो दिन दहाड़े कितने सालों से टेरर अटैक्स अपने को देखने को मिलते हैं। वहां से बदतर हालत इन माओवादियों ने कर रखी है। वो एक अलग बात है कि अब आपके सामने ये सब बातें आती नहीं है बिकॉज ऑफ दिस मीडिया रिपोर्टिंग। बिकॉज ऑफ दिस मीडिया रिपोर्टिंग ये सारी बातें अपने सामने आती नहीं है, बट बहुत बुरा, अगर ग्राउंड रियलिटी की अगर आप बात करो, अगर आप प्रिंट मीडिया, अगर आप न्यूज़पेपर्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, आप लोकल न्यूज़पेपर्स पढ़ो, छत्तीसगढ़ के जो लोकल न्यूज़पेपर्स है, कितने आपको बड़े लेवल पे वहां पे दिखेगा कि ये लोग कितना गंद मचा रहे हैं। तो एक नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है इन दोज रीजन्स। इट इज क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। एंड ऑल्सो जो माओविस्ट इंसर्जेंसी है, इट इज हिंडरिंग गवर्नेंस, डेवलपमेंट एफर्ट्स। ये जो भी माओवादी हैं, जो नक्सलाइट्स हैं, ये लोग किसी सरकार की बात सुनने में को तैयार ही नहीं है। दे आर लाइक ट्रीटिंग देमसेल्व्स अबाउ द लॉ। वो ना किसी की सुनेंगे, अपनी मन की करेंगे। एंड वो बड़े लेवल पे पुलिस फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, सबकी वो लोग लाइक हत्या कर रहे हैं। मतलब वो जानवर माइंडसेट है ना, जो आता है बस उसको वो खत्म कर देते हैं। सो बिकॉज ऑफ विच गवर्नेंस हिंडर हो रहा है। लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर्स उन रीजन्स में, जो नक्सलाइट अफेक्टेड रीजन्स है, वहां पे वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है। एंड ये कितनी एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि देखो बेसिकली सरकार का सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या है? एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एंड उससे भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो भी भाई सरकार टैक्सेस इकट्ठा कर रही है, उसकी उसको यूज करके वो क्या करती है? वेलफेयर स्कीम्स बनाती है ना, सोशल वर्क वो करती है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, कितने सारे सोशल स्कीम्स हैं। वो सब नहीं एक्सरसाइज हो पा रहे हैं ना, क्योंकि लोगों ने वहां पे एक तरीके से आजाद भारत में इन माओवादियों ने काफी सारे जो रीजन्स हैं वहां पे अपना कब्जा जमा लिया। ना तो वो वहां पे कुछ गवर्नेंस होने दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम वहां पे लागू नहीं हो पा रही है, कोई डेवलपमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो पा रहा है। कोई अगर रोड बनती है तो वो तोड़ देते हैं उसे। कोई अगर वहां पे विजिट करता है ऑफिसर, तो उसके जो कॉन्वॉय होता है वहां पे दिक्कतें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये लोग गंद वहां पे फैला रखा है, माविस्ट इंसर्जेंसी। तो अब अपने को थोड़ा सा एक आइडिया तो लगा कि ये जो नक्सलाइट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सीरियस मुद्दा है। एंड अपने को ये पता चला कि ये जो भेड़िए हैं, द माइंडसेट ऑफ एनिमल्स, दे आर एक्सट्रीमली वायलेंट। वो पूरा तहस नहस करने में यकीन रखते हैं, एंड पूरा छीनने में, झपट्टा मारने में, लाइक तहस नहस करके जमीनों को हथियाना, वहां के खेतों को हथियाना, वहां के लोगों को अपनी आर्मी में शामिल करना। ऐसे कर करके वो अपने मूवमेंट को वो बढ़ा रहे हैं। वो ऐसे कर करके अपने मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं। एंड इट इज क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ऑल्सो। नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। आजाद भारत में कैसे तो ये लोग अपनी चला रहे हैं, जहाँ पे कि भाई कोर्ट ऑफ लॉ, लाइक हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसकी ये लाइक उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करना, डेमोक्रेसी को इंश्योर करना। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर काफी सारे जो रीजन्स हैं, जो जो ट्राइबल रीजन्स हैं ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, वहां पे अगर ऐसी घटनाएं घट रही है, तो डेफिनेटली एक इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है हमारे साथ, जहाँ पे कि गवर्नेंस हिंडर हो रही है, डेवलपमेंट एफर्ट्स हिंडर हो रहे हैं, लोगों तक जो क्या कहते हैं वेलफेयर, सोशल वेलफेयर नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये एक भारत के सामने बड़ा चैलेंज है। ये तो अब अपने को बिल्कुल समझ में आया। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, जरूर आना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारे मन में, कि ऐसा हो क्यों रहा है? लाइक वो जो माओवादी हैं, उनको ये सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि ये तो बिल्कुल आप बात एग्री करोगे कि ये जंगली भेड़िए हैं, एकदम जंगली गवार।
इनको ना कुछ आता, ना ये पढ़े लिखे हैं, तो इनके पास वेपन्स आ कहाँ से रहे हैं, इनको सिखा कौन रहा है वेपन चलाना, इनकी ट्रेनिंग कैंप्स कैसे चल रही है, कौन इनको फंड कर रहा है, ये कुछ सवाल है हमारे साथ। तो यहाँ पे दो अपने को बातें समझनी है कि यहाँ पे किन लोगों का स्वार्थ छुपा हो सकता है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक पॉसिबिलिटी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही रिस्पॉन्सिबल है, बट मैं एक पॉसिबिलिटी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। देखो बेसिकली ये जितना भी नॉर्थ एंड साउथ ईस्टर्न जो भी हमारा रीजन है, इट इज फुल ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स, लाइक एक रिच, मिनरल रिच ये रीजन है। एंड बस्तर इज अ गढ़, लाइक बस्तर में बहुत अच्छी अच्छी आपको लाइक माइंस मिलेगी, लाइक मिनरल्स आपको मिलेंगे। एंड डेफिनेटली जहाँ पे भी मिनरल्स की बात आती है, माइंस की बात आती है, वहां पे चाइना की नजर होती है ना। और मैप में भी अगर आप देखोगे ना, तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रूट है, ये चाइना से बहुत इजीली एंटर किया जा सकता है, लाइक अरुणाचल प्रदेश से ऐसे करके। एंड वो जो बेल्ट है, और वहाँ माओवादी, ये क्योंकि जो माओ है, ही वॉज अ किंग ऑफ चाइना अर्लियर, उसने चाइना को रूल किया था। तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो चाइना की विचारधारा है। तो डेफिनेटली बिल्कुल अपने को संकेत मिल रहा है कि चाइना इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि उसको एक तो क्या कहते हैं, अपनी जो ओर है वो उसकी चोरी कर पाएगा इनके थ्रू, क्योंकि उस वो बेसिकली एक मतलब एक मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि एक इनको फंडिंग मिल रही है नक्सलाइट्स को। अब नक्सलाइट्स क्या कर रहे हैं, उन रीजन को कब्जा कर रहे हैं, अपने अपने कब्जे में ले रहे हैं। एंड जहाँ पे कि जो हमारी सरकार है, उनके हाथों से वो जमीनें छिन गई, क्योंकि वहां पे ना तो कोई लॉ ऑर्डर मेंटेन हो पा रहा है। अब उनको जितनी मर्जी लकड़ियां काटनी है काटेंगे वो, क्योंकि वहां पे कोई रोकने वाला उनको है नहीं। जो उनको खदानें खोदनी है वो खोदेंगे, एंड उसको वो सप्लाई करेंगे, फिर जो भी उनको करना है वो करेंगे, क्योंकि वो जमीनें हमारे सरकारों के हाथ से चली गई। कितना ये दुर्भाग्य की बात है। एंड इसमें जो दूसरा शक है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो अभी भी चाहे मोदी गवर्नमेंट आप कह लो या कोई भी गवर्नमेंट कह लो, बैकग्राउंड में डेफिनेटली खुल के वो अभी नहीं हमला कर रहे हैं। क्योंकि खुल के हमला इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान अब आपका ग्रे लिस्ट हो गया है। बट वो बैकग्राउंड में डेफिनेटली कुछ गंद फैलाने वाली जो बातें हैं ना, वो जरूर वो इन्वॉल्व रहता है। अभी संभल में आपने देखा कि जो मिसाइल एक वो मिली है, वो उसमें तो न्यूज में चल रहा था वो पाकिस्तानी मिसाइल है। और बांग्लादेश में भी जो हिंदुओं पे अत्याचार है ना, तो ये सब बदला ले रहे हैं। इनको अभी भी इनको चैन नहीं है कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, लाइक वो कैसे इनके हाथ से निकल गया, कैसे एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बन गया इंदिरा गांधी के पीरियड में। तो ये अभी भी ये जब भी दिसंबर होता है तो ये खुन्नस खाते हैं, ये कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर अस, इट्स अनफॉर्चुनेट कि ऐसी घटनाएं अभी भी घट रही है। तो वहाँ वो भी एक डेफिनेटली एक संकेत है। तो अब अपने को रीजन भी समझ में आया कि ये कैसे ये नक्सलाइट, इसका जो रूट कॉज है, रूट कॉज अपने को समझ में आया कि रूट कॉज इसका यही है कि इट इज मिनरल रिच एरिया। एंड यहाँ पे ये जो भी माओवादी है, माओवादी मतलब क्या, ये जो भी जंगली लोग है ना, जो ट्राइबल, जो जो एक्सट्रीम ट्राइबल लोग, उनको फंड किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, और उनको एक विचारधारा में लपेटा जा रहा है उनको, क्योंकि वो जंगली वैसे भी जंगली होते हैं। वो तो शिकार करके खाने में यकीन रखते हैं, उनका कोई धर्म होता नहीं है, उनमें ना कोई समझ होती है। अब जैसा आपको पट्टी पढ़ा दिया, जैसे टेररिस्ट को जैसा आपने पट्टी पढ़ा दिया, वैसे वो अटैक करेगा, वैसे ये भी अटैक कर रहे हैं सिविलियंस पे। दिस इज द रूट कॉज। रूट कॉज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि वो मैंने ऐसे आपको एक फील आएगा ना कंसेप्ट कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत क्या है, रूट कॉज क्या है, वो मैंने आपको ऐसे बता दिया। अब हम इस थीम के अराउंड कुछ आंसर राइटिंग करेंगे। तो हम लोग बेसिकली दो तीन चीजों पे फोकस करेंगे अभी। एक बैकग्राउंड हमने सेटअप किया, एक बेस बेस हमारा बना, एक फाउंडेशन बना। अब हम दो तीन चीजों पे डिस्कस करेंगे। पहला हमारा फोकस होगा चैलेंजेस टू सिविलियन प्रोटेक्शन, क्योंकि जितना भी नक्सल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है, क्योंकि हमने दो चैलेंज लेंगे ना, एक चैलेंज तो था सिविलियन प्रोटेक्शन, वही क्वेश्चन में पूछा भी गया, क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई है। भाई कैसे हम सेफ्टी इंश्योर करेंगे, कैसे हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्मूथली रन कराएंगे।
तो challenges to civilian protection, this is the first thing which we will be discussing. Then challenges, democratic participation, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर हम फोकस करेंगे कि गवर्नमेंट के पास क्या वे फॉरवर्ड है, सम स्ट्रैटेजीज, कि जो गवर्नमेंट जो स्टेट है वो इस ये जो चैलेंज है इसको कैसे वो फेस करे, स्ट्रैटेजीज फॉर द स्टेट। ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में मेन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस टू सिविलियन प्रोटेक्शन। तो देखो इसको आप ऐसे समझो कि लेट अस सपोज अभी आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, या आप एक ब्यूरोक्रेसी में आप एक पोस्ट होल्ड कर रहे हो, आप एक डिसीजन मेकिंग की पावर है आपके पास। अब आप इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हो। सिचुएशन क्या है हमारे सामने? ये जो जंगली भेड़िए हैं, नक्सलाइट्स, इनका ना कोई मान ना ईमान ना कोई धर्म, ये एकदम जानवर का माइंडसेट है इनका। जो सामने आए उसको खत्म कर डालो। एंड जैसे शिकार करना, जैसे ये लोगों का शिकार करते हैं एंड उनको काट काट के उनका जो खून होता है उससे वो रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन करते हैं। ऐसी ये हरकतें करते हैं। ये तो मतलब जंगली जानवर है ये। आप एक इमेजिन करो कि एक पीसफुल गांव है, वहां पे लोग अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, अपना डेली लाइफ जी रहे हैं, एंड दे आर सराउंडेड बाय दीज जंगली भेड़िए which are more dangerous than lions and tigers because they are humans, and we have been taught कि we should respect the other human being, क्योंकि we know that we are programmed in a way कि अगर टाइगर दिख गया तो we know that we will like for self defense we will attack it, but अगर कोई आम आदमी दिखा उसको थोड़ी ना हम अटैक कर देंगे। वो तो हमारे जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारी अपब्रिंगिंग है, उसमें तो ये सारी प्रोग्रामिंग है नहीं। अब ये एक बड़ा चैलेंज है कि एक अच्छे सिविलाइज जो जो गांव के लोग हैं वो पीसफुली रह रहे हैं, वो अपना दिनचर्या जी रहे हैं। दे आर सराउंडेड बाय दीज एरियाज, दे आर जस्ट एंटरिंग एंड दे आर जस्ट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। सो दिस इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। तो जो प्रोटेक्शन, जो अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो यही है ना, वायलेंस एंड डिसरप्शन। क्योंकि अभी हमने देखा था माओवादी का जो मेन एक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज वायलेंस। इट्स हेवी वायलेंस, वायलेंस एंड इंटिमिडेशन। दे बिलीव इन वायलेंस एंड दे बिलीव इन इंटिमिडेशन, मीन्स धमकी देना, धमकाना, लोगों को डराना। ये एक चैलेंज है। इससे हमको क्या दिक्कतें हो रही है, ये जो वायलेंस है इसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो गई, डिसरप्ट हो गई। बल्कि डिस्टर्ब होना डिसरप्ट होने में डिफरेंस है। डिस्टर्ब मतलब थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हुई, फिर से वापस वो नॉर्मल में आ जाएगी। डिसरप्ट का मतलब तबाह, पूरी तरीके से वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग खत्म हो गई वहां पे, क्योंकि भाई उन लोगों ने कब्जा कर दिया। अब ना तो वहां पे कोई गवर्नेंस एक्सरसाइज हो रहा है, तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, जो भी सोशल वेलफेयर वहां पे होना था लोगों का, वो नहीं हो रहा है। वो भारतवासी हैं, वो हमारे ही लोग हैं ना, जो भी वहां पे विलेज में रह रहे हैं। उनकी यही मांग है कि भाई पीसफुल, हमको फिर से पीस चाहिए। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस। एंड इसमें एक और बहुत लाइक गंभीर मुद्दा ये है कि ये जो वायलेंस एंड इंटिमिडेशन है, इसमें बेसिकली जो नक्सलाइट्स हैं ये लोग क्या करते हैं, दे टारगेट दो सिविलियंस जो कि सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो दे लाइक द नक्सलाइट्स दे टारगेट सिविलियंस परसीव टू बी सपोर्टिंग द स्टेट। अब इसमें हाल ही में दिसंबर 2024 में घटना घटी, एक नहीं 5-6 घटनाएं घटी, जहाँ पे कि ये जो माओवादी हैं ये लोग घर में जा जाके उनको घसीट के ला ला के हत्या करी। उसमें बीजेपी के वर्कर्स, दो विमेन, एक तो सोशल वर्कर जो कि आंगनबाड़ी में भी उन्होंने रोल प्ले किया था, दो औरतों की हत्या कर दी। मतलब घसीट घसीट के, और बीजेपी वर्कर की हत्या कर दी दिन दहाड़े। ये है वहां पे कहर माओवादियों का। एंड उन्होंने खुल के कहा, उन्होंने पैम्पलेट अपने छोड़ के गए कि देखो हमने ये हरकत करी। ये पुलिस का ही पूरा कोर्ट है। एंड इन लोगों ने क्या गुनाह किया, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इंफॉर्मेशन दिया माओवादियों के से रिलेटेड। एक्चुअली हुआ क्या है ना, अब की बार जो ये बीजेपी है, इट इज लाइक इन फुल एक्शन। लाइक पिछले 10-20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में 200 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया। इससे पहले कभी भी एक साल में 200 से ज्यादा माओवादियों को नहीं मारा गया। इस बार लाइक 2024 में ही 200 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया एक ही साल के अंदर। तो वो लोग एकदम भुखलाए हुए हैं कि सरकार की इतनी मजाल, क्योंकि
इट्स अ फाइट ना, इट्स द फाइट बिटवीन द स्टेट एंड द नक्सलाइट्स, क्योंकि नक्सलाइट्स वो अपने आप को एक गवर्नमेंट मान रहे हैं, तो इट्स अ फाइट एंड वो एकदम बौखला गए। एंड जहां से उनको भी इंटेल मिल रहे हैं, ये भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उनको भी इंटेल्स मिल रहे हैं। उनको कुछ इंटेल्स मिले कि लाइक सम पीपल दे वेर इन्वॉल्व इन शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, माओवादियों की। तो वो लोग बदला लेने के लिए बड़े लेवल पे वो मतलब बीजेपी के वर्कर्स को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो ये कहर है। तो अभी भी ये एक बहुत बर्निंग इश्यू है, और अगर अभी हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, क्योंकि ये लोग फैलते जा रहे हैं ना। अब यही तो प्रॉब्लम है मीडिया का। अब मीडिया जो है वो ये सब चीजें ढंग से रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्थ पिलर का काम क्या है कि ग्राउंड रियलिटी को बताए एंड सरकार पे प्रेशर क्रिएट करे। क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होगी तो ये तो दिमक जैसे है ना, टर्माइट्स, ये बढ़ते जा रहे हैं। ये तो फिर हर एक विलेज को ये खोखला कर रहे हैं, ये सारी खदानों को पता नहीं खोद खोद के कहाँ ये लेके जा रहे हैं। ऐसे ये फिर पूरा खोखला कर देंगे, क्या बचेगा। तो वी हैव टू टेक एक्शन। अभी 2024 में जब ये रिसेंट न्यूज है, अभी अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे यू विल सी दिस, कि इन माओवादियों की इतनी औकात हो गई कि इन्होंने 5 से 6 लोगों की हत्या कर दी, उनको भी घर से घसीट घसीट के। ये कहर है उनका अभी भी। तो इट्स कंसर्निंग, इट्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस, इट्स अ चैलेंज टू सिविलियन प्रोटेक्शन। तो ये जो मैंने आपको फैक्ट बताया, उसको आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। एंड ये जो भी लोग हैं माओवादी, दे आर एनफोर्सिंग देयर कंट्रोल ओवर लोकल पॉपुलेशंस। मतलब ये कितना एक दुर्भाग्य की बात है कि आजाद भारत में ये जो माओवादियों की इतनी औकात बन गई, इन प्रेजेंस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, इन प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन माओवादियों की इतनी औकात हो गई कि ये लोग जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, जो विलेजर्स हैं, उन पे ये अपना हुक्म चला रहे हैं। उनको ये लोग गुलाम बना दिया। भाई हम ब्रिटिशर्स की गुलामी से जब हमने लड़ दिया, तो ब्रिटिशर्स तो कितने पावरफुल थे। ब्रिटिशर्स तो भाई बहुत पावरफुल थे, ये तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, तो जंगली भेड़िए हैं। तो इनकी इतनी औकात हो गई कि ये लोग जो पहले तो ये क्या करते हैं, विलेजेस में जाके उसको कब्जा करते हैं, फिर वहां के जितने भी लोग हैं वो डर के मारे इनके गुलाम बन जाते हैं। फिर ये उनको अपनी सेना में भर्ती करके उनको भी ऐसे प्रोग्राम कर देते हैं, उनको भी भेड़िए बना देते हैं ये लोग, एंड फिर वो और तबाही कर रहे हैं। तो ये चल रहा है देश में। So this is a challenge. It's a challenge to civilian production. It's a challenge. And being an aspirant, we should know all this. The ground reality, the ground problems which we are facing. इसकी वजह से बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो भी वायलेंस एंड धमकियां हैं, ये सारी हरकतें हैं, फियर एंड इनसिक्योरिटी, क्योंकि लोगों में डर बैठ गया ना। भाई अगर वो इनकी बात नहीं मानेंगे तो काट दिए जाएंगे उनको, भाई खाना नहीं मिलेगा, है ना, इनसिक्योरिटी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड जैसे अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, लाइक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो डेफिनेटली जो भी आम आदमी था उसमें एक डर था। उसमें डर था कि यार ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर हम आवाज उठाएंगे तो ये तो हमारी वाट लगा देंगे। बट जो हमारी हिस्ट्री है वो हमको यही सिखाती है कि अगर हम डर के दब गए तो फिर हमेशा हम गुलाम रहेंगे। और वही हमारे जो रेस्पेक्टेड ऑनरेबल जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो डर को वो ओवरकम करके उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया। उन्होंने एक मूवमेंट, आंदोलन स्टार्ट किया, रेवोल्यूशंस किए, एंड इतने बड़े लेवल पे किए कि ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। एंड ये एक क्या कहते हैं, हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। भाई हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को जब क्या कहते हैं कि वापस भेज दिया, तो क्या तो पाकिस्तान, क्या तो ये माओवादी, क्या तो चाइना। हालांकि चाइना डेफिनेटली पावरफुल तो है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसके पास सब। बट जियो पोलिटिकली चाइना थोड़ा सा अभी वीक है, क्योंकि यूएस का ज्यादा इन्फ्लुएंस अपने को देखने को मिलता है। यूएस, यूरोप, लाइक नेटो, एंड अब लाइक यूएस यूरोप, जो नेटो है वो रशिया के अगेंस्ट है, तो थोड़ा सा अभी चाइना जियो पोलिटिकली उतना साउंड नहीं है। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बट स्टिल द थिंग इज दैट ना, अभी पॉलिटिक्स में इतना करप्शन है कि अभी तक हम लोग पीओके वापस नहीं ला पाए। वहां पे आज भी जितने भी लोग थे
सबको टेररिस्ट बना दिया गया है। अभी भी वहां पे टेरर कैंप चल रहे हैं ना, पीओके के अंदर। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग्स करा रहे मिलिटेंट्स। वही तो मिलिटेंट्स हैं, और वही रोज दो चार कश्मीर में जाके गंद फैलाते हैं and खुद भी मरते हैं and लोगों को भी मारते हैं। ये चल रहा है पीओके। इसी तरीके से ये तो और भी खतरनाक है ना, ये माओवादी। तो लर्निंग यही है कि अपने को फियर एंड इनसिक्योरिटी से ऊपर उठना है। डेफिनेटली जो गांव के लोग हैं ना, उनकी तो हिम्मत नहीं है भाई। मौत उनके सामने खड़ी है, वो अगर आवाज उठाएंगे तो गए। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा ना, सरकारों को कुछ करना पड़ेगा। सरकार अब अगर ढंग से नहीं कर रही है तो हमको फिर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप नहीं सॉल्व करोगे तो कौन सॉल्व करेगा। इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा कैसे हो रहा है कि ये जो माओविस्ट जो नक्सल ग्रुप्स हैं, ये लोग लोगों को गुलाम बना रहे हैं। जो लोग जो गुलाम बन रहे हैं उनका फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे तो फिर सीधा सीधा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट पे आ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आ रहा है। और ये तो एक इतनी बड़ी बात है कि हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो तो लाइक दे लाइक शी हैज अ स्पेशल प्लेस फॉर ट्राइबल्स। एंड यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है ना। तो दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सोशल जस्टिस की यहाँ पे बात आ रही है, सोशल जस्टिस। क्योंकि जो सोशल जस्टिस की यहाँ पे बात क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो लोग हैं जो आज ये गुलाम बने हैं, वो भी तो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वो भी तो इंडियंस हैं। उनके साथ इतनी बड़ी पार्शियलिटी कैसे हो गई। तो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है ये बहुत बड़ा। और हम अगर नहीं उनकी मदद करेंगे तो कौन करेगा भाई। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या बांग्लादेशी उनकी मदद करेंगे, श्रीलंका के लोग उनकी मदद करेंगे भाई। हमको ही करना पड़ेगा ना मदद। तो ये कुछ बड़े सवाल हैं हमारे सामने, ये चैलेंजेस। ये सब मैं चैलेंजेस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर चैलेंजेस। एंड इसमें एक और जो डायमेंशन है, वायलेंस एंड इंटिमिडेशन, तो अपने को समझ में आया है कि क्या है। जो दूसरा डायमेंशन है सिविलियन प्रोटेक्शन की, अगर मैं बात करूं तो जो रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देखो बात ऐसी है ना कि ये जितने भी रिमोट एरियाज हैं, लाइक जो एकदम घने जंगल में है, वो तो पूरी तरीके से ये नक्सलाइट्स के कब्जे में आ चुके हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज इनएक्सेसिबल। आज हमारी सरकारें वहां पे फोर्सेस नहीं भेज सकती है, क्योंकि जैसे ही फोर्स वहां पे जाएगी उन पे अटैक हो जाएगा। और इसलिए हेलीकॉप्टर से फिर हम लोग कुछ वहां पे अटैक्स करते हैं, बट स्टिल इट्स लाइक वेरी डेंजरस। क्योंकि आप ये सोचो ना कि कितने घने जंगल है, और उन जंगलों में वो कहाँ कहाँ छुपे बैठे हैं ये जो भेड़िए, इंसान के रूप में जो ये भेड़िए हैं, ये छुपे बैठे हैं बड़े बड़े मात्राओं में, उनकी सेनाएं। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स अगर देखा है, उसमें देखो यही तो है। गेम ऑफ थ्रोन्स यहाँ चल रहा है। जो रात के जो भेड़िए हैं, वो क्या कहते हैं, वो जो दानव, वो रात को एक्टिव हो जाते हैं। एंड वो फिर शहरों को अटैक करते हैं। एंड उनकी मात्राएं बढ़ती जा रही जाती है ना उस गेम ऑफ थ्रोन्स में, नंबर्स। यही यहाँ पे भी हो रहा है। ये जो ये भेड़िए तो है, ये अटैक करेंगे, उनको यही आता है। और जो सामने दिखा सब अटैक। तो वो सारे एरियाज, आपके रिमोट एरियाज, उस पे इन्होंने धावा बोल रखा है। तो एक ही तरीका है ना, यहाँ पे अपने को ह्यूमन राइट्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पे करने की जरूरत है। अगर अब हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे तो कब। हमारे पास इतने एडवांस वेपन्स हैं, इन भेड़ियों को तो हम बड़े आराम से पार लगा सकते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का सवाल ही नहीं उठता है भाई। जब किसी इंसान ने अपना आपा ही खो दिया, वो ऐसे ही प्रोग्राम हुआ है कि भाई जो दिखे उसको अटैक करो। ये भेड़िए हैं। अब अगर हम इनका सफाया नहीं करेंगे तो ये आम आदमी का सफाया कर देंगे, लाइक दे आर इक्विवेलेंट टू टेररिस्ट। अब अगर ह्यूमन राइट के चक्कर में अगर हमें टेररिस्ट को अगर हम नहीं न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो तो 10 लोगों को मार देगा। तो यहाँ पे तो ह्यूमन राइट का तो सवाल उठेगा ही नहीं ना। देखो बात ऐसी है कि अगर इनके हाथ में वेपन है तो फिर डेफिनेटली दे आर सब्जेक्ट, इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। जैसे ये भेड़िए हैं, अगर इनके पास वेपन्स नहीं है तो डेफिनेटली आप इनको अटैक मत करो, आप इनको बंदी बना लो। बट इनके पास वेपन्स हैं, तब तो फिर कोई तरीका बचता नहीं ना, ये लोग तो शिकार करेंगे। अब इससे हुआ क्या है कि जब इन्होंने रिमोट एरियाज को कब्जा कर दिया, तो उन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो अभी ये एक फैक्ट है कि देखो बस्तर जैसे इलाके में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, वहां पे सरकारों को रोड बनाने में भी दिक्कतें आ रही है। लाइक 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की रोड वहां पे बनने में सालों लग जाते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है,
ये भेड़िए जो है ये तोड़ देते हैं, उसे नक्सलाइट उसको तोड़ देते हैं। तो ये सब है। कम्युनिकेशन नेटवर्क वहाँ पे पूरी तरीके से जाम कर रखा है, लाइक उन्होंने पूरा उसको एक्सेस, है ना, उन्होंने। अब ये तो बातें इनको वेपन क्या इक्विपमेंट्स कहाँ से मिले, तो इनके पास वेपन्स आ ही नहीं सकता है ना। भाई वहां फैक्ट्रियां तो है नहीं, तो सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लाई कैसे हो रहा है वहां पे, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना। तो ये ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन फैब्रिकेट करी गई है, हमको बेवकूफ बनाया गया है, ये सिचुएशन फैब्रिकेट करी गई है, ऐसा लगता है देखने से। क्योंकि भाई अगर वहां पे वेपन जा भी रही है तो ऐसा तो है नहीं कि हेलीकॉप्टर से फेंके जा रहे हैं, है ना। तो भाई हमारी इंटेलिजेंस इतनी आज पावरफुल है कि बड़े आराम से सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज वहां पे ट्रैक किया जा सकता है। तो ये उनके पास वेपन्स कैसे जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, तो कैसे वो इनफिल्ट्रेट हो पा रहा है, हमारे वो सिक्योरिटी को कैसे वो ब्रेक कर पा रहे हैं, ब्रीच कर पा रहे हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करप्ट पॉलिटिशियंस का हाथ है, क्या वो जो जो इंटरनल सिक्योरिटी को जो रेस्पॉन्सिबल है, जो लोग, जो जो मिनिस्टर्स, जो ब्यूरोक्रेट्स, क्या वो बिक गए, क्या माओवादियों ने उनको पैसे खिला दिए, ये सब जरूर सवाल उठेंगे ना। क्योंकि कैसे इनके पास इतने वेपन जा रहे हैं, कैसे वहां पे अभी भी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, है ना। क्योंकि सिर्फ वेपन से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये गवार है एकदम, इनको चलाना भी तो सिखाना पड़ेगा, उनको कौन सिखा रहा है, कैसे वो भी ऑपरेट हो रहे हैं वहां पे, तो भारत के अंदर ना। अरे भाई वो सब भारत के अंदर है हो रहा है, अगर कहीं बाहर हो रहा होता तो भी चलो ठीक है। आ, हम अपने अंदर ही ये सब गंदगी हो रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इससे दुर्भाग्य, बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें कंसर्निंग है हमारे साथ। इसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही है, चैलेंजेस फॉर द स्टेट, सरकारों के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस इनएक्सेसिबल एरियाज, एस्टैब्लिश अ प्रेजेंस। अब जो सरकारें हैं वो वहां पे अपना प्रेजेंस ही नहीं कर पा रही है, प्रोवाइड सिक्योरिटी, ना कोई वहां पे सिक्योरिटी की बात है, एंड डिलीवर एसेंशियल सर्विसेज। एंड जो इसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही है, जो कम्युनिटीज हैं दे आर बिकमिंग वल्नरेबल, उनके साथ बहुत बड़ा एक इनजस्टिस हो रहा है। बीइंग इंडियंस, बीइंग इंडिपेंडेंट इंडियंस, they are still into slavery under these Maoist Naxalites, and it's a big challenge. And definitely देखो ये बिल्कुल कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो समझ में आता है ना कि ये जो जंग है ये एक इलॉजिकल जंग है, जहाँ पे कि वो जो नक्सलाइट्स हैं वो एकदम गवार हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन सम सोर्सेस हु आर फंडिंग देम, एंड वी आर इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेलिजेंस। आज हम इंटेलिजेंस की मदद से बड़े आसानी से एक एक लाइक जड़ से इस समस्या का निवारण कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। भाई अगर हमने वो क्या कहते हैं ये जो भी वेपन का चैनल है उसको खत्म कर दिया, है ना, और फंड जो भी फंडिंग है उसको अगर हमने खत्म कर दिया, तो बस फिर ये खत्म हो गया। क्योंकि मनी, है ना, पावर मनी से आती है ना, तो मनी इनको कहाँ से मिल रही है, तो वो सब एक है। तो यही तो दिक्कत है ना भारत में, जैसे कि जो कहते हैं ना सिस्टम, सिस्टम को अगर हाईजैक कर दिया तो फिर बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। सिस्टम को हाईजैक करने का मतलब ये है कि जिसके पास पावर है उसको खरीद लो। आज जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है आदेश पास करने का, अगर वो बिक गया, अगर वो करप्ट हो गया, अगर वो करप्ट हो गया, तो वो फिर देश को बहुत बड़ी लेवल पे हानि पहुंचा सकता है। यही दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं, एंड इसका सोल्यूशन यही है कि हमको फिर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में यही है कि सिस्टम को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी आम आदमी की है, क्योंकि आम आदमी के पास पावर है लोगों को बिठाने की। और अगर कोई गंद फैला रहा है तो वहां पे फोर्थ पिलर का रोल ये है कि वो लोगों को जागरूक करे, अवेयर करे, एंड लोग फिर उसको किक ऑफ कर दे, एंड कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बिठाए। वो लोगों के पास इतनी पावर है डेमोक्रेसी में। अनफॉर्चुनेटली मीडिया अपना काम ढंग से कर नहीं रही है, लोगों को कोई मतलब ही नहीं है देश में क्या हो रहा है, क्योंकि भाई वो जो दिख रहा है, जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है हम उस पर यकीन कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा एनहांस होती जा रही है। एंड वी हैव टू लाइक थिंक अबाउट दिस, एंड इट्स अ चैलेंज, दिस वल्नरेबल कम्युनिटीज, सोशल इंजस्टिस हो रहा है बड़े लेवल पे, इस सोशल इंजस्टिस को अपने को दूर करना है। अगला जो चैलेंज है concerning the security of civilians, that is the human rights concern। अब ये भी एक बहुत पेचीदा मामला है ह्यूमन राइट्स का, जहाँ पे कि देखो बेसिकली जो भी क्या कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो भी हमारे वीर जवान हैं,
है ना, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, डेफिनेटली देखो, दे नो द माइंडसेट ऑफ द नक्सलाइट्स। क्योंकि भाई अब जो हमारे वीर जवान हैं उन पे अगर अटैक हो रहा है तो वो अटैक ही तो करेंगे। क्योंकि अगर नक्सलाइट के पास वेपन है तो फिर ह्यूमन राइट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर उनके पास वेपन्स हैं, इफ दे आर फाउंड विद द वेपन्स, तो पक्की बात है ना, वेपन्स वो भाई फोटो खिंचाने के लिए तो रख नहीं रखा उन्होंने, वो तो अटैक करने के लिए वेपन रखा है। तो फिर उनको अगर हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तभी तो, नहीं तो वो उस वेपन से आम आदमी को मार देगा। बिकॉज उनकी टेररिस्ट वाली माइंडसेट हो गई ना। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट का यही सबसे बड़ा एक कंसर्न रहता है कि कोर्ट में भी ये बातें, लाइक केसेस चले हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया बाय किलिंग नक्सलवादीज। आर्ग्यूमेंट्स ये कहे गए कि कोर्ट ऑफ लॉ शुड डिसाइड वेदर दे आर गिल्टी और नॉट। तो ये एक बहुत बड़ा पेचीदा मामला है ना यहाँ पे, क्योंकि लॉजिक तो यही कहता है ना कि जो भेड़िए हैं वो आम आदमी को खा रहे हैं, सोशल इंजस्टिस हो रहा है, जो आम आदमी है वो इनके गुलाम बन रहे हैं, यहाँ पे फ्री क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है बड़े लेवल पे, एक दो का नहीं, पूरी की पूरी कम्युनिटीज का यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तभी तो सोशल इंजस्टिस की बात आ रही है, साफ साफ दिख रहा है ये। एंड हम अगर उन कम्युनिटीज को बचाने के लिए इन भेड़ियों को अगर नहीं मारेंगे तो क्या हम इनकी आरती उतारेंगे? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का फिर यहाँ पे सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। तो ये कंसर्न है, ह्यूमन राइट्स कंसर्न है। क्योंकि यहाँ पे हम ये क्यों नहीं देख रहे कि जो आम आदमी है, जो एक सिविलियन, जो सारे लॉज को फॉलो कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, उसके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसका ह्यूमन राइट तो वायलेट हो रहा है ना। कि अगर कोई भेड़िया नक्सल राइट उन पे अटैक कर रहा है तो उसका जो राइट टू लाइफ है वो वायलेट हो गया ना। क्योंकि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी सेफ्टी टू द सिटीजन्स। अब अगर सरकारें वो काम नहीं कर पा रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट कंसर्न है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, देर हैव बीन इंस्टेंसेस ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। अब इसकी वजह से हुआ क्या, उन पे प्रेशर बनाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस पे प्रेशर बनाया गया कि आप ऐसे ही लाइक शिकार नहीं करोगे। आप लाइक उनको कहा गया कि आप पे पावर नहीं है ना, लेट द कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड वेदर दे आर गिल्टी और नॉट, व्हाट शुड बी डन टू देम। जिसकी वजह से जब सिक्योरिटी फोर्सेस अगर ठंडे पड़ गए तो जो सिचुएशन है वो और ज्यादा वर्सन हो गई, और ज्यादा वनरेबल हो गई। सो इट इज हिंडरिंग एफर्ट्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। अगला जो चैलेंज है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिसरप्शन। देखो बात ऐसी है ना कि जब जो माओवादी हैं, नक्सलाइट्स हैं, वो धावा बोलते हैं विलेजेस पे, तो लोग डर के मारे अपना घर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। काफी लोग तो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के दूसरी जगह चले गए, क्योंकि सबको जान प्यारी है ना। भाई हर कोई, लाइक आज एक जानवर भी अपनी जान बचाना चाहता है, जानवर पे भी अटैक होता है तो वो सेल्फ डिफेंस करता है। हम तो ह्यूमन बींग्स हैं। तो यहाँ पे यही हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिविलियंस। एंड डिस्प्लेसमेंट की वजह से डिसरप्शन हो गया, तबाह हो गया सब कुछ, उनकी लाइवलीहुड तबाह हो गई। वे रोजी रोटी, जो कुछ भी काम करते थे ना, सब कुछ छूट गया, क्योंकि वो जगह छोड़ के भाग गए। एजुकेशन, जो बच्चे पढ़ाई वगैरह करते थे, सब खत्म। मतलब खत्म तो नहीं कहेंगे क्योंकि आगे नई जगह जाएंगे, फिर से बसना इट विल बी डिफिकल्ट, बट जो एग्जिस्टिंग था वो तो डिसरप्ट हो गया। एंड हेल्थ केयर, दिस इज वेरी कंसर्निंग। तो यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, एक चैलेंज है वो रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब बड़े मात्रा में ये लोग भाग रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो उनको फिर नया जीवन देना, उनको एक शरण देना, वो एक सरकार के सामने चैलेंज है। तो हमने ये वाला तो सेगमेंट कंप्लीट किया। तो इसमें हमने ये देखा कि चैलेंजेस टू सिविलियन प्रोटेक्शन, ये जो भी नक्सल नक्सल कॉन्फ्लिक्ट है भारत में, उसकी वजह से जो सिविलियंस हैं उनकी प्रोटेक्शन अगर हम करने की बात करते हैं तो क्या चैलेंजेस स्टेट को फेस करना पड़ता है, वो हमने डिस्कस किया। तो हमने ये देखा कि ये जो नक्सलाइट्स हैं, दे आर वेरी वायलेंट। वो धमकी देते हैं, वो एक फियर क्रिएट करते हैं, वो लोगों पे अपना क्या कहते हैं, उनको गुलाम बना दिया।
मतलब बड़े लेवल पे किलिंग कर रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम, ये सारे चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्योंकि वो खूंखार, लाइक जंगली जानवर जैसे हैं। इट्स ए चैलेंज। उन्होंने जो रिमोट एरियाज हैं उसको कब्जा कर दिया, जिसकी वजह से दोज रिमोट एरियाज आर इनएक्सेसिबल। वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो पा रहा है। जो कम्युनिटीज हैं वहाँ पे, जो कम्युनिटीज हैं वो वनरेबल होती जा रही है। ह्यूमन राइट का कंसर्न है, जहाँ पे कि एक डिबेट चलती है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है दे कैन नॉट टेक द लॉ अंडर देयर हेड, दे कैन नॉट जस्ट किल देम, लेट द कोर्ट डिसाइड व्हाट इट शुड बी डन विद देम। ये है ये, जिसकी वजह से जब सिक्योरिटी फोर्सेस ठंडी पड़ गई तो लोगों का भरोसा उठ गया। जब लोगों का भरोसा उठ गया, लोगों में डर और पैदा हो गया। जब वो डर और पैदा हो गया तो और ज्यादा वो खुद ही उनके शरण में चले गए माओवादियों के, कि बस आप हमारी जान मत लेना, आप जो बोलोगे हम करेंगे। एंड वो उनकी सेना में भर्ती होते गए, एंड वो भर्ती हो के टर्माइट जैसे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। एंड देश के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज क्रिएट होता गया। एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिसरप्शन, क्योंकि ये जो भी माओवादी हैं ये विलेज में धावा बोलते हैं, अटैक करते हैं एकदम, जैसे कब्जा कब्जा कर ले, जिसकी वजह से लोग अपना जान बचा बचा के भागते हैं। एंड उनका जो भी सब कुछ उजड़ गया, जिसे कहते हैं लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ केयर। एंड सरकार के सामने, स्टेट के सामने रिहैबिलिटेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस क्वेश्चन में दो थीम थी। एक तो था कि ensuring द सेफ्टी ऑफ द पीपल, दूसरा था कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, कि लोग ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करें। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। क्योंकि बात ऐसी है ना कि माओवादियों का इतना कहर वहां पे हो गया कि वो ना तो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए लाइक वो फॉलो करते हैं। उनका अपना झंडा है, उनका अपना लाइक माइंडसेट है, अपना सरकार है। एंड दे फील लाइक दे विल बी रूलिंग, they want to rule, they want to rule. So it's a fight between the state and the Naxalites. अब दिक्कत क्या है कि इसमें, इस फाइट में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है वो पिस रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना, डर के मारे। आज वो वहां पे चुनाव में खड़े नहीं हो रहे हैं। वो ना तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बनता है उस पे खतरा है माओवादियों का। क्योंकि अभी रिसेंटली दिसंबर 2024 में बीजेपी के वर्कर को, ये न्यूज में आया है, घर से उठा के उसकी हत्या कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि भाई किसी को उसके घर से उठा के उसकी हत्या। माओवादियों की इतनी लाइक औकात हो गई है, वो भी बीजेपी के वर्कर को। तो लॉ एंड ऑर्डर तो की धज्जियां उड़ गई, तो लोग डरते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये जो माओवादी है इन्हीं में से एक रिप्रेजेंटेटिव लीडर बनेगा। और अगर कोई माओवादी माइंडसेट वाला लीडर बन गया तो वो तो सिस्टम को तहस नहस कर देगा। वो तो फिर बहुत बड़े लेवल पे गंद फैला देगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। इसको कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करते हैं इन द आंसर राइटिंग फॉर्म। तो जो सबसे बड़ा पहला चैलेंज हम डिस्कस करेंगे वो है डिसरप्शन ऑफ इलेक्शंस। अब ये जो भी माओवादी हैं ये इलेक्शंस होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन प्रोसीजर पे यकीन नहीं रखते हैं। ये तो कब्जा करने में यकीन रखते हैं। तो जो नक्सलाइट्स हैं ये डिसरप्ट इलेक्शंस, इंटिमिडेट वोटर्स। इससे हो क्या रहा है भाई, अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे एंड जो वोटर्स हैं उनको धमकी दे दी गई कि अगर तुम वोट देने चले गए तो देख लेना, तो वो वोट नहीं देंगे। इससे सिस्टम को हानि पहुंचेगी ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम को हानि पहुंचेगी। सो इट विल हिंडर the conduct free and fair elections in affected areas, and also it will undermine democratic processes. लोगों का डेमोक्रेसी पे यकीन उठ जाएगा ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस पे उनके जो यकीन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि भाई इलेक्शंस ही नहीं हो रहे तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की जो वैल्यू है वो कम हो रही है ना उन एरियाज में। इट विल ऑल्सो लिमिट द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन चूजिंग their representatives. तो दिस इज ऑल्सो वेरी कंसर्निंग कि लोग डर के मारे ना तो वोट डालेंगे, ना कोई चुनाव लड़ेगा। तो पूरा सिस्टम खराब हो गया। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। इसमें दूसरा जो है दैट इज थ्रेट टू पॉलिटिकल वर्कर्स। जो माओवादी हैं दे गिव
थ्रेट्स लाइक धमकियां देते हैं। कुछ इंस्टेंसेस में तो उन्होंने लाइक हत्या भी कर दी। इससे हो क्या रहा है, एक फियर क्रिएट हो रहा है ना। अब फियर की वजह से जो पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो सिस्टम को हानि पहुंचेगी ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम वो सफर करेगा। एंड इट विल ऑल्सो डिस्करेज विल ऑल्सो डिस्करेज पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अगला बहुत इंपॉर्टेंट लाइक चैलेंज, अंडरमाइनिंग लोकल गवर्नेंस। तो जो लोकल गवर्नेंस की वैल्यू है वो कम हो गई ना, क्योंकि जो नक्सलाइट्स हैं वो कब्जा कर रहे हैं। तो ये जितना भी पंचायत सिस्टम है वो ऑपरेट नहीं हो रहा है, ना कोई सरपंच वहां पे बैठ रहा है। अरे अभी 2024 का दिसंबर का घटना है, जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे लाइक दो प्रीवियस सरपंच की हत्या कर दी इन माओवादियों ने। ये इतने खूंखार हैं। तो लोकल गवर्नेंस की वैल्यू खत्म हो गई ना, क्योंकि ये कुछ वहां पे प्रोसीडिंग्स होने ही नहीं देते हैं। वहां पे ये कुछ प्रोसीडिंग्स होने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जो पंचायत्स हैं वो नहीं चल रही है ना। अगला है इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन द स्टेट। ये भी बहुत एक कंसर्निंग है। आज भारत में जो भी डेमोक्रेसी है, जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो इसीलिए टिका हुआ है, इसीलिए वो चल रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन द सिस्टम, ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और वही अगर यहाँ पे जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सरकारें हैं, वो अगर लोगों का क्या कहते हैं सेफ्टी अगर वो इंश्योर नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली लोगों का भरोसा उड़ जाएगा ना सिस्टम पे। एंड वही हो रहा है आज। जो भी लोग नक्सलाइट से अफेक्ट हो रहे हैं, जितने भी गांव के मासूम इनोसेंट लोग, गांव के भारत के जो गांव के लोग जो जो नक्सल प्रोन एरियाज में है, आज उनपे इतना अत्याचार हो रहा है। मतलब अनइमेजिनेबल अत्याचार उन पे हो रहा है। मतलब जिसे कहते हैं ना काट काट काटना लोगों को, मतलब दिन दहाड़े उनका मर्डर मर्डर करने एक अलग बात है, टुकड़े टुकड़े कर देना और जो खून से रेड रेवोल्यूशन करना। ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है, लाइक जो भेड़िए हैं ये ऐसा शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर लोगों का भरोसा उठ रहा है। एंड ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज है। और यहीं पे तो सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा जो जुडिशियरी है, जो जुडिशियरी का यही तो एक रोल है यहाँ पे कि लोगों का भरोसा टिका रहे। एंड इस तो तो लाइक जुडिशियरी शुड एंश्योर कि पीपल्स ट्रस्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल्स ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, इट शुड बी देयर। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सरकार नहीं कर रही है तो सोशल जस्टिस इंश्योर करा जाए। एंड ये एक ऐसा तो है नहीं कि एक घटना सिर्फ एक जगह पे है। और पूरा जो नक्सल बेल्ट है वहां पे कितने भारत के लोग आज सफर कर रहे हैं। एंड इट इज कंसर्निंग। तो लोगों का भरोसा क्यों उठ रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी। आज जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जो विलेज के लोग हैं उनको बचा नहीं पा रही है, उनको एक राइट प्रोटेक्शन वो नहीं दे पा रही है। इफेक्टिव गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज वो मिसिंग है। इफेक्टिव गवर्नेंस इज मिसिंग। अब इसमें से कुछ लोग ये कहेंगे कि बस्तर की सिचुएशन पहले से कितनी इंप्रूव हो गई। बिल्कुल हम मानते हैं कि इंप्रूव हुई है, पहले बहुत बुरा हाल था, इंप्रूवमेंट हुई है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम अभी भी है ना। इसका सबसे लाइव एग्जांपल यही है कि दिसंबर जो 2024 में दिसंबर 2024 में ये जो माओवादी हैं जो बस्तर के एरिया में ही लाइक आसपास में, ये लोग बीजेपी के वर्कर को उठा उठा के इन्होंने उसका मर्डर कर दिया, घर से उठा के। दो लाइक पूर्व सरपंच की इन्होंने हत्या कर दी, दो विमेन की हत्या कर दी, उसमें एक आंगनबाड़ी एक सोशल वर्कर। तो इन देखो ना ये कितना ये गंद फैला रखे हैं। तो अभी भी सिचुएशन नहीं संभली है एंड इट्स अ चैलेंज। तो हमने ये वाला भी एस्पेक्ट डिस्कस किया जहाँ पे कि हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है वो इफेक्ट हुआ है। लोग डर रहे हैं, इतना उनके अंदर डर बैठ गया, क्योंकि ये जो माओवादी हैं, जो नक्सलाइट्स हैं, ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं इलेक्शंस को, इलेक्शन होने ही नहीं दे रहे हैं, डर क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जिसकी वजह से थ्रेट टू पॉलिटिकल वर्कर्स, फियर क्रिएट हो रहा है। लोग ना तो वोट देने जा रहे हैं, ना कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है, ना कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है। अंडरमाइनिंग लोकल गवर्नेंस, जो जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है उसकी वैल्यू कम हो गई, लोगों का उस पर भरोसा उठ गया, क्योंकि ना तो पंचायत ऑपरेट हो पा रहे हैं एंड लोगों का भरोसा उठ गया है। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग सिचुएशन, क्योंकि लोगों का भरोसा अगर सिस्टम पे उठ जाए
कॉन्स्टिट्यूशन पे उठ जाए, तो ये एक जुडिशरी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखो, ना तो फोर्थ पिलर अलर्ट हो रहा है जिस जिस तरीके का उसको अलर्ट होना चाहिए, जो मीडिया एंड जुडिशरी पे भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया ना, टू एंश्योर द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑन द स्टेट, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो मिसिंग है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर द स्टेट्स। अब ठीक है, समस्या तो हमने देखी, काफी डिटेल में देखी। हमने देखा ना, बहुत गंभीर एक समस्या है हमारे सामने, वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। हमने बहुत डिटेल में देखा, ग्राउंड रियलिटी कुछ कुछ अपने को फील हुआ। इट्स वेरी कंसर्निंग। नाउ द वे फॉरवर्ड। अब जो सरकार है, सरकार के पास पावर है, एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या कर सकती है? जो हमारा क्या कहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, होम मिनिस्ट्री, वो क्या कर सकती है? व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर द स्टेट्स, वो अभी हम डिस्कस करें। तो डेफिनेटली जो एक चीज हमको समझ में आती है वो तो यही है ना कि लोगों को एम्पावर करना, लाइक उनको ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द सिटीजन्स, बिकॉज इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर नहीं लाइक मेंटेन करेगी तो कौन करेगा, लाइक एनफोर्स? अगर गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स, द स्टेट्स, दे शुड इंश्योर सेफ्टी टू द सिटीजन्स, ensuring security। अब डेफिनेटली आप इस सिचुएशन को ऐसे इमेजिन करो कि जो विलेजेस हैं, दे आर सराउंडेड बाय these नक्सलाइट्स, एनी टाइम दे कैन अटैक एंड कैप्चर दैट विलेज। नाउ हाउ वी विल इंश्योर सिक्योरिटी इन दोज विलेजेस? दिस इज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। कैसे हम उन विलेजेस को सिक्योरिटी देंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। तो डेफिनेटली बड़े लेवल पे फोर्सेस डिप्लॉय करना, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये एक स्टैटिस्टिक्स, ये डेटा ये कहता है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, 15,000 से ज्यादा सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं इन फाइटिंग दिस वॉर अगेंस्ट द नक्सलाइट्स। इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें मात्र 8,000 लाइक थे, तो मोर देन डबल। इट्स वेरी सीरियस इशू। तो ये यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनसे क्या स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स हो रहे हैं कि ये जो नक्सलाइट्स हैं, ये जो गवार नक्सलाइट्स हैं, जो भेड़िए, ये हमको चकमा दे पा रहे हैं। जहाँ पे कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तो स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेलिजेंस है, हम तो उनकी हर मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये कैसे हमको चकमा दे पा रहे हैं? कैसे इन्होंने 15,000 से ज्यादा हमारे वीर जवानों को लाइक हानि पहुंचाई, लाइक वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं? ऐसा कैसे हो गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है ना। यहाँ पे सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है ना कि लाइक टर्माइट्स इन द सिस्टम, करप्शन। ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग बिक गए एंड उन्होंने करप्शन किया बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से आज किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? देशवासियों को नुकसान हुआ। हमने हमारे 15,000 से ज्यादा जवानों को लॉस किया हमने। ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। तो सिक्योरिटी हमको इंश्योर करना है ना, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एडवांस वेपन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बड़े आसानी से ये जंग जीत सकते हैं। एंड वी हैव टू एलिमिनेट रूट कॉज, मतलब जो जड़ से समस्या का निदान करना। इसमें देखो, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो जो फंडिंग है उसको रोकना, जो वेपन सप्लाई है उसको एलिमिनेट करना, एंड क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स, नक्सल ट्रेनिंग कैंप्स, इसको एलिमिनेट करना। अगर हमने ये चीजें कर दी तो ह्यूमन राइट्स भी बच जाएगा, लाइक ह्यूमन राइट्स भी आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि फिर हमको इन भेड़ियों को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके पास वेपन्स नहीं होंगे। तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये विलेजेस को अटैक करते हैं। आज इनके पास वेपन्स है तभी तो ये विलेजेस को अटैक कर पा रहे हैं, क्योंकि इंसानों में अटैक करने की उतनी तो पावर होती नहीं है। अरे 10 लोग दबोच लेंगे तो उसकी तो हालत खराब। आज इनके पास वेपन्स है जिसकी वजह से ये विलेजेस को अटैक कर पा रहे हैं। तो अगर हमने वेपन सप्लाई रोक दिया, उनकी फंडिंग हमने रोक दी, और जो नक्सल ट्रेनिंग कैंप है उसको हमने रोक दिया, और जो इनका आका है उसको अगर हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कितना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है इसमें, तो हमको मतलब साफ साफ दिख रहा है ना सोल्यूशन। अगर हमने ये चीज कर दिया तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो वीर जवान है, जो हमारे इतने प्रीशियस एसेट, रिसोर्सेस
उसका हम सही जगह पे यूज करेंगे ना। हम भेड़ियों से क्यों लड़वाएं उनको? जो जो रियल है, जैसे जो रियल प्रॉब्लम क्या है, एलएसी एलओसी, वहां पे हम यूटिलाइज करें ना हमारे प्रीशियस रिसोर्सेस को, एसेट्स को। हम इन नक्सलाइट्स में क्यों लाइक वेस्ट करें, है ना? तो ये प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड इसमें एक और जो वे फॉरवर्ड है वो है एम्पावरमेंट। यहाँ पे लोगों को एम्पावर करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को हौसला देना। तो यहाँ पे एक तो हम कम्युनिटी एंगेजमेंट कर सकते हैं, लाइक लोगों को इकट्ठा करना। जो मल्टीपल विलेजेस हैं, सब लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि जब वो इकट्ठे होंगे, उनको एम्पावर करना विद वेपन्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट्स, जिसमें कि हम उनको वेपन्स देने की बात कर रहे हैं फॉर सेल्फ डिफेंस। डेफिनेटली ये एक बहुत डिबेटेबल बात हो सकती है कि अगर हमने वेपन्स दे दिए तो हो सकता है कि वो मिसयूज करें उसका। तो डेफिनेटली वहां पे कुछ हम पॉलिसी लेवल में कुछ ट्यूनिंग कर सकते हैं, बट उनको वेपन्स तो देने पड़ेंगे ना। नहीं तो भाई आप खुद ही देखो ना, जो भेड़िए हैं उनके पास बंदूकें हैं, तो वो तो कुचल देंगे इन लोगों को। अब ये कैसे देना है कि मिस यूज ना करे, डिबेट, तो ये तो डिबेटेबल है, बट या लाइक दिस इज अ वन सोल्यूशन। वेपन्स की उनको सेल्फ डिफेंस, उनको ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बचाना है अपने आप को, उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। एजुकेशन, उनको एजुकेट करना, एजुकेट ऐसे करना कि वो लोग हाथ ना मिलाए, लाइक जो माओवादी है, जो नक्सलाइट्स हैं, उनके साथ उनके ग्रुप में ना चले जाएं। अगर चले भी गए तो वो कैसे स्टेट की मदद करे, कैसे वो इंटेल्स उनको दे, है ना? ये सब चीजें, अवेयरनेस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं ना कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो ये सब चीजें करके हम लोग जरूर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी जरूर वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, बट डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, एकदम जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। वही करना है हमको। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना? बिकॉज इट्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अभी 2024 दिसंबर में जो घटना घटी है, जहाँ पे कि 6 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी नक्सलाइट्स ने, जिसमें बीजेपी के वर्कर थे, पूर्व 2 सरपंच थे। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसमें एक आंगनवाड़ी से लाइक एसोसिएटेड एक सोशल वर्कर, एक विमेन, एक और विमेन, 2 विमेन का हत्या कर दिया इन्होंने, नक्सलाइट्स ने। आज भी ये लोग, इन लोगों ने कितने विलेजेस में अपना कब्जा बना लिया। वहां पे हमारी जो सरकारें हैं वो जा ही नहीं पा रही है। इनएक्सेसिबल एरियाज कितने सारे बन गए आज भी इन्होंने। एंड वहां पे वो हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लकड़ियां काट रहे हैं, जो जो फॉरेस्ट हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, माइनिंग कर करके जो हमारे जो जो भारत का जो खदान है वो पता नहीं कहाँ कहाँ वो भेज रहे हैं। अब इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? सबसे लाइक जो स्पेकुलेशन तो यही कहता है कि चाइना हो सकता है कि इनको फंड कर रहा है, क्योंकि वही माओवादी विचार उन्हीं का है। आज वो वहीं से ये सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि ये जो नक्सलाइट है बिना फंडिंग के तो ये सरवाइव ही नहीं कर सकते ना। अभी ये तो एकदम गंवार, ये एकदम जंगली लोग हैं ये। इनको वेपन्स कौन तो दे रहा है, कौन इनको पैसे दे रहा है, कौन इनको चलाना सिखा रहा है? ये सब बहुत बड़े बड़े सवाल हैं हमारे सामने। एंड सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब हम लोग इस लेवल पे सोच सकते हैं, तो जो जो क्या कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी है, जो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, वहां पे तो कितने बड़े बड़े दिग्गज है, वहां पे तो कितने एक्सपीरियंस स्कॉलर्स हैं, वो तो जरूर ये सब बातें देख रहे हैं ना। तो क्यों नहीं वो बीजेपी के वर्कर्स को वो बचा पाए? कैसे तो इनके नाक के नीचे से दिसंबर 2024 में ये घटना घट गई कि जो 6 माओवादियों ने दिन दहाड़े घर से घसीट घसीट के हत्याएं कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है ना कि कैसे ये जो भी अभी ये जो नक्सलाइट से इतने पावरफुल हो गए, क्यों नहीं हम लोग इनकी फंडिंग रोक पा रहे हैं, क्यों नहीं हम इनकी ट्रेनिंग कैंप्स को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, है ना? ये कुछ बड़े बड़े प्रश्न हैं। क्यों मीडिया इतना शांत है, वो ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि ये तो नेशनल हेडलाइंस बननी चाहिए ना कि इट्स इट्स नेशनल हेडलाइंस। ये तो बहुत स्ट्रेंज है, और वो भी एक दिन में नहीं, 6 अलग अलग दिनों में। लाइक डेट्स भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये एक न्यूज रिपोर्ट ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 4 दिसंबर, 4th, 6th, 7th एंड 10th, इन अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों पे मर्डर्स करे गए, जहाँ पे कि इन माओवादियों ने बीजेपी के वर्कर, 2 पूर्व सरपंच, विमेन, इनकी हत्या कर दी दिन दहाड़े।
बीजेपी के वर्कर को तो घर से घसीट के लेके आके मर्डर कर दिया। इससे दर्दनाक और दुर्भाग्य वाली बात, लाइक इट्स वेरी स्ट्रेंज, वेरी लाइक कंसर्निंग, एंड इट शुड बी अ नेशनल हेडलाइन। कैसे ये हो रहा है? ये हम लोग कैसे इतने कमजोर पड़ गए कि जहाँ पे कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को लाइक भगा दिया हमारे देश से। ये तो फिर भी नक्सलाइट्स हैं, ब्रिटिशर्स तो कितने पावरफुल थे, ये तो नक्सलाइट्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। जहां हमने इनका फंडिंग कट कर दिया, ट्रेनिंग कट कर दिया, वेपन्स कट कर दिए, और हम बिल्कुल कट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे देश में ऑपरेट कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहे हैं तो किसी दूसरे कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे कि हमारे हाथ बंद गए, क्योंकि अगर उनकी सरकार इनको सपोर्ट कर दे तो फिर हमारे सामने कितना बड़ा चैलेंज है। हमारे घर में ये लोग लाइक भारत के अंदर ये गतिविधियां हो रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एंड इस पे जरूर फोकस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। वो जो हमारे भाई बहन हैं, आज उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। वो गुलामी कर रहे हैं इनकी, वो इनकी फौज में जा जा के गंद फैला रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। उनको अपनी जान बचानी है तो इनकी फौज में भर्ती करना है, फिर लोगों की जान लेनी है, वही उनको करना है। तो कितना एक इनजस्टिस है यहाँ पे, सोशल इनजस्टिस, एंड लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन से, डेमोक्रेसी से भरोसा उठ गया। ये जो भी ये लोग हैं, तो ये एक जुडिशियरी के लिए एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है जहाँ पे कि एक बड़े तबके का लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इंडिपेंडेंट भारत में ये कुछ नक्सलाइट्स अपना वो क्या कहते हैं ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन मानने को तैयार है और वो गुलामी करा रहे हैं। सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। अगर अभी हम नहीं जगेंगे, ये अगर मुद्दा नहीं उठेगा तो कब उठेगा? क्योंकि दिक्कत यही है ना कि वो बढ़ते जा रहे हैं ना, ये लोग विलेजेस को कैप्चर कर करके अपनी सेना बढ़ाते जा रहे हैं, एक दीमक टर्माइट। और अगर एक्शन नहीं लिया गया सही तरीके से तो ये फिर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कितना खतरनाक होगा ये। तो डेफिनेटली काफी एक कंसर्निंग सिचुएशन है। तो हमने इस लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया नक्सल प्रॉब्लम को। तो हमने डिस्कस किया कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एंड गवर्नेंस, द नक्सल चैलेंज। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक आपको एक क्या कहते हैं जानकारी मिली होगी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के बारे में जो हमारा देश फेस कर रहा है। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लाइक दिस वीडियो, शेयर इट इन योर सर्कल, डू कमेंट मी अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।